हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसीएस चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, आज हमारा जो लेसन नंबर है वो है 11 और टॉपिक हमारा आज होगा भया दोहन। और मैं अभी इससे पहले भी सारी वीडियो जो हैं जितनी भी डाली हैं मैंने उनको सारे लेसन वाइज मैंने लगा दिया है, तो आई होप आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो अब आगे से मैं जितनी वीडियो डालूंगा जो लेसन वाइज उस पर जो है नाम भी डाल दिया करूंगा। तो आज हम भया दोहन को करते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भया दोहन में सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। दो लोगों ने इसमें अपनी परिभाषा दी है, एक है आंद्रे व्यूफ्रे और दूसरे हैं हरकावी। तो आंद्रे व्यूफ्रे जो कहते हैं उनकी परिभाषा हम देखते हैं। वह कहते हैं कि हथियारों के माध्यम से धमकी देकर विरोधी से युद्ध के निर्णय को स्थगित करवा लेना ही भया दोहन होता है, हथियारों के माध्यम से। हरकावी कहते हैं धमकी को क्रियान्वित किए बिना ही विरोधी से अपने कार्य करवा लेना यही भया दोहन होता है। कुल मिलाकर अगर हम जो इनकी दोनों की परिभाषा है उनको समझें तो मैंने एक ऐसा डायग्राम यहां बना रखा है, आप इसे समझ सकते हैं क्लियर कट, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या होना चाहिए, हथियार होने चाहिए। उन हथियारों के बल पर हम क्या करेंगे, विरोधी को धमकी देंगे। धमकी से क्या होगा, उस विरोधी के अंदर डर का संचार पैदा होगा और उसके दो रिजल्ट कैसे निकल के आएंगे, एक तो निकल के आएगा युद्ध का प्रतिरोध और दूसरा रिजल्ट निकल के आएगा वो है मनचाहा कार्य। तो मनचाहा कार्य इसकी परिभाषा देते हैं हरकावी, वहीं युद्ध का प्रतिरोध करा लेना, युद्ध को स्थगित करा लेना, इसकी जो परिभाषा है जो दी गई है आंद्रे व्यूफ्रे के द्वारा। तो आंद्रे व्यूफ्रे और हरकावी को हम आगे जाके, एक बड़ा टॉपिक है ये, बाद में जाके इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी परिभाषा की बात हो रही है। तो इन दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। नीचे जो डायग्राम दिया है ये आपको बना देना है, इस तरह से ही बनाएंगे। तो एक तरह से ये आप समझ सकते हैं परिभाषाओं का मतलब एक पूरा तोड़ यहां पर है कि आप इसको याद रखेंगे तो आप दोनों लोगों की परिभाषा जो है आसानी से लिख सकते हैं। टोटल जो उनका जो मानना था, जिस उनका विचार दिया है, तो वो पूरा यहीं पर आधारित है, इसी पूरे सब पे। फिर इसके भया दोहन के लाभ क्या हैं, तो इसमें कहा गया है कि यथास्थिति बहाल करके विश्व शांति स्थापित करने में मदद मिलती है, अतः इसे शांति स्थापित करने का मनोवैज्ञानिक उपाय कहा जा सकता है। दूसरा है, चूंकि धमकी देकर विरोधी से मनचाहा कार्य भी करा जा सकता है, इसलिए इसे एक राजनीतिक उपाय भी कहा जाता है। तो इसको एक मनोवैज्ञानिक उपाय भी कह सकते हैं और दूसरा है कि राजनीतिक उपाय भी कह सकते हैं। तो ये तो हुई परिभाषा की बात। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं भया दोहन के तत्व, बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम आता है इनसे। तो पहला जो तत्व है वो है संचार। भया दोहन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है कि धमकी स्पष्ट रूप से संचार माध्यम के द्वारा राष्ट्र तक पहुंचे। धमकी स्पष्ट, प्रत्यक्ष तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। उसे लेकर राष्ट्र में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और जैसा कि क्यूबा संकट जब हुआ था अमेरिका व रूस के बीच में, तो एक हॉटलाइन का निर्माण किया गया था जिससे दोनों देश सीधा संपर्क कर सकें। अब देखिए संचार का क्या है कि अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है, ठीक है, तो धमकी अगर स्पष्ट नहीं है तब भी जो डर का जो संचार था वो दूसरे विरोधी देश में इतना अच्छे से नहीं फैल पाएगा। दूसरा, अगर प्रत्यक्ष नहीं है, हम किसी देश के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू अगर पहुंचा रहे हैं अपनी बात वहां तक, तब भी वो चीज इतनी प्रभावी नहीं होगी जितना हमारे स्वयं से कहने से होगी। दूसरा है, संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त मतलब एकदम क्लियर कट विजन होना चाहिए कि भाई आप ऐसा करेंगे तब हम आपके ऊपर अटैक जरूर करेंगे। बात को घुमा फिरा के नहीं कि आप ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब एकदम सीधा होना चाहिए कि भाई आप हमारी बात अगर नहीं मानेंगे तब हम आप पर अटैक करेंगे। तो यह है कि धमकी जो देने वाला राष्ट्र है और धमकी जो पाने वाला राष्ट्र है, उन दोनों के बीच में संबंध एकदम प्रत्यक्ष हो, उनके बीच में जो बातचीत की जा रही है वो एकदम स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात आती है हॉटलाइन स्थापित करने की बात। तो जब भी कहीं दो देशों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है, अभी इंडिया और चाइना के बीच में हॉटलाइन स्थापित की गई है, शायद लास्ट ईयर की गई है, तो अब तक नहीं की गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में जो है ऑलरेडी हॉटलाइन स्थापित है।
तो ऐसे बहुत से देश हैं जो दोनों बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, तो वो लोग क्या है अपना हॉटलाइन जो है का निर्माण करते हैं और एकदम सीधा जो संबंध दोनों के बीच में रहता है, बीच में जो है कोई किसी दूसरे के माध्यम से संपर्क नहीं किया जाता है। तो संचार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है विश्वसनीयता। विरोधी में धमकी का संचार तभी संभव होगा जब दी गई धमकी विश्वसनीय हो। धमकी की विश्वसनीयता उस राष्ट्र की क्षमता तथा उद्देश्य पर निर्भर करती है। धमकी देने वाला देश यदि अधिनायकवादी देश है तो उस पर उसकी जो धमकी होगी उस पर ज्यादा विश्वास होगा। बनस्पत प्रजातांत्रिक देशों की जो धमकियां होती हैं वो अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं। कभी कभी देश की क्षमता की सही जानकारी न होने पर भी उसका लाभ धमकी देने वाले देश को प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर हम उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं यूएस का और उत्तर कोरिया का यहाँ 36 का आंकड़ा इस टाइम चल रहा है, अभी एकदम लेटेस्ट की बात है, और उत्तर कोरिया इसमें एग्जाम्पल भी है। अब देखिए विश्वसनीयता देखिए, अब उत्तर कोरिया का बाहरी किसी ज्यादा देशों से मतलब तो है नहीं, उसका रशिया से रहता है और उसका चाइना के साथ, जो चाइना उसके साथ थोड़ा बहुत करना चाहता है। अब दोनों को, अब चाइना का और यूएस का अपना वैसे चलता रहता है, तब यहां पर उत्तर कोरिया को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है साम्यवादी देशों से, जैसे अब मिल रहा है चाइना से मिल रहा है और रशिया से मिल रहा है। उत्तर कोरिया का बाहरी किसी और देश से कोई व्यापार का ऐसा लेना देना कुछ उसका है नहीं, जो करता है वो अपना सेल्फ करता है, तब उसकी जानकारी जो है ज्यादा लोगों को नहीं पता होती। उसने अभी हाल ही में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, न्यूक्लियर पावर कहता है मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, मैंने बना रखा है। तो ये सारी जो है, अगर वो आज अगर यूएसए और उत्तर कोरिया के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वो डायरेक्ट बोलता है अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ दूंगा। अब देखिए बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है स्थिति। अब यूएस को पता नहीं कि इसके पास है या नहीं है तो कहां पर है ये भी उनको नहीं पता कि हम इसको नष्ट कर सकें। अब उनको लगता है हमारी छोटी सी गलती की वजह से पता नहीं इसका तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो छोटा सा आइलैंड है, हमारा तो बहुत कुछ चला जाएगा। और दोस्तों पहले जो जापान पे जो अटैक किया गया था न्यूक्लियर बम से, वो एक खिलौना था, उसमें इतना कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के टाइम में जो न्यूक्लियर पावर ने जो कंट्री हैं उन्होंने जो न्यूक्लियर बम बना रखे हैं, उनका जो निर्माण कर रखा है, अगर वो गलती से भी किसी भी देश के ऊपर चला गया तो उस देश में और उसके आसपास के देश में कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर ये सबसे बड़ा खतरा जो है यूएस को लगता रहता है उत्तर कोरिया का। इतनी छोटी सी, छोटा सा देश है और इसकी धमकी पर इतना ज्यादा विश्वास होता है उन लोगों को कि ये हमारे साथ कुछ गलत कर बैठेगा, क्योंकि उसमें सारे सिम्टम्स है। देखिए बाहरी देश से किसी से कोई लेना देना नहीं उनका, एक। दूसरा, वो देश प्रजातांत्रिक देश नहीं है। प्रजातांत्रिक देशों की समस्या ये है कि जनता कभी कभी अपने खुद के लीडर के खिलाफ हो जाती है, लेकिन जो देशी अधिनायकवादी देश है उसके खिलाफ कौन जाएगा? तो वो जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे कर सकता है। तब एक जो प्रजातंत्र, अब यूएस में तो प्रजातंत्र है भाई, लोकतंत्र है, चल रहा है वहां पर, लेकिन यहां पर नहीं है, तो उनको डर लग रहा है कि पता नहीं यार ये कुछ कर ना दे हमारे साथ में। तब यहां पे बहुत ज्यादा डर हो जाता है, और जो इसका एग्जाम्पल है, आई होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगले जो तत्व हैं, अब देखते हैं हम तार्किकता को। तो कहा जाता है कि विरोधी में धमकी का संचार तभी होगा जब वह धमकी पाने के बाद लाभ और हानि पर विचार करे। ऐसा तभी संभव है जब दी गई धमकी तार्किक हो। यानी कि किसी भी राष्ट्र के द्वारा किसी विरोधी राष्ट्र को दी गई धमकी जो है वो तार्किक होनी चाहिए। इस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे किसी ने बोल दिया तुम ऐसा करो कि अपनी जो मिलिट्री है उसको तुम एकदम खत्म कर दो, बंद कर दो सब पूरा सिस्टम उसका, क्योंकि तो हमें लग रहा है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो आप ऐसा करिए अपनी मिलिट्री को कम कर दीजिए और अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो प्रोडक्शन है उसको भी आप नीचे गिरा दीजिए। नहीं, ये तार्किक नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा कि उससे कह दो भाई तुम अपने हथियार डाल दो क्योंकि तुम हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। तो ये धमकी कोई तार्किक नहीं हुई, ऐसे पे तो बिल्कुल नहीं मानेगा कोई देश। दूसरा है विकल्प। धमकी पाने वाले में धमकी का संचार तभी होगा जब धमकी देने वाले ने मान्य हो विकल्प दिए हों। यदि दिए गए विकल्प धमकी पाने वाले की अस्मिता पर चोट करते हैं, उसकी गरिमा पर चोट करते हैं, तो उसके अंदर धमकी का संचार नहीं होगा। बिल्कुल सही है, आपको विकल्प ऐसे देने चाहिए कि जो है उसकी बात भी ज्यादा, मतलब जो लीडर है या जो भी उस टाइम वहां पर शासन कर रहा है, तो उसको भी इस तरह से लगना चाहिए कि हाँ अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो इसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। तो धमकी इस तरह, मतलब जो आप धमकी दे रहे हैं उसमें उसके पास विकल्प भी होना चाहिए कि हाँ आपके पास दो विकल्प हैं, आप इसमें से एक
कर सकते हैं तब। लेकिन अगर वही चीज है, दोनों विकल्प इस तरह से आपने दे दिए हैं कि वहां पर उनकी जो है अक्षमता पर, उनकी गर्मिया पर चोट होता है, तब वो बिल्कुल उसके जो है अगेंस्ट चली जाएगी बात, उससे डर का संचार बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है जनमत। यदि विरोधी देश की जनता नेतृत्व के साथ है तो धमकी का संचार नहीं होगा। ऐसे में धमकी पाने वाला देश धमकी देने वाले देश को उसी की भाषा में करारा जवाब देगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 का। जर्मन्स ने कमर तोड़ दी थी ब्रिटेन की, इतने सारे प्लेन उनके ऊपर हर दिन लंदन के ऊपर उड़ते थे कि वहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने डायरेक्ट सिविलियंस को हिट किया था, उनके प्रोडक्शन हाउस को और उनके जो गवर्नमेंट के जो जितनी संस्थाएं हैं उनको, हॉस्पिटल को, मतलब टोटली उन्होंने लोगों का मनोबल डाउन करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन वह था कि जो वहां पर लीडर थे, जनता उनके साथ थी, कुछ भी हो जीने मरने को वो लोग तैयार थे, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा जो है ब्रिटेन को मिला। दोस्तों भयादोहन जो प्रकार हैं वो हम देखते हैं। दो प्रकार हैं, परंपरागत भयादोहन और नाभिकीय भयादोहन। परंपरागत हथियारों के बल पर दी गई धमकी जो होती है उससे जो उत्पन्न भयादोहन होता है उसको परंपरागत भयादोहन कहते हैं, और नाभिकीय हथियारों के प्रयोग की धमकी देकर जो युद्ध को प्रतिरोध किया जाता है उसको नाभिकीय भयादोहन कहते हैं। एकदम सीधी परिभाषा है दोनों की। परंपरागत में नाभिकीय में ये अंतर है कि इसमें जो है न्यूक्लियर बम जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो है बंदूक, गोले, तोप हो गई, टैंक हो गए, जो परंपरागत हथियार होते हैं उनका प्रयोग होता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि कौन सा भयादोहन कहां पर कार्य करेगा। ठीक है, परंपरागत या नाभिकीय। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच परंपरागत भयादोहन कार्य करेगा, नाभिकीय भयादोहन नहीं, क्योंकि दोनों देशों को यह संज्ञान होता है कि हम में से कोई भी नाभिकीय हथियारों के प्रयोग की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों जानते हैं ये बम कितने ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। तो याद रखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं, रशिया और यूएस, एक टाइम था शीत युद्ध काल का कि लग रहा था कि वर्ल्ड जो है एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 देखने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा गनीमत रही, मैं कहता हूं कि जो जापान में जो परमाणु बम गिराया था यूएसए ने, तो उसके बाद विश्व पर अपनी जो है पावर उसने जो है स्थापित कर दी अपनी, तो वो वर्ल्ड में लीडर बन गया। और उसके बाद जो है टकराव उसका दूसरे देशों के साथ हुआ, जिसका पहला शिकार था यूएसएसआर, वही टक्कर लेने वाला उससे था उस टाइम। तो कुछ टाइम तक उसने उसको डराया, लेकिन बाद में जब रशिया ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो है निर्माण कर लिया, तब जाकर दोनों की शक्ति जो है बराबर हो गई, जो है बैलेंस जो हुआ, बैलेंस ऑफ पावर हुआ। तो इसके बाद में यही है, इसमें समझाना चाहता हूं कि दो परमाणु, यानी कि रशिया के पास भी परमाणु बम है और यूएस के पास भी है, वो दोनों कभी भी एक दूसरे पर या दोनों परमाणु युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये कितना खतरनाक होता है। अगला है, दो नव प्रवेशी राष्ट्रों के बीच भी परंपरागत भयादोहन ही कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं नेपाल की और बांग्लादेश की लड़ाई बताऊं, तो दोनों के पास भी नहीं है परमाणु बम, तो दोनों कैसे लड़ाई करें? वो दोनों परंपरागत भयादोहन ही उत्पन्न करेंगे और उसी से लड़ाई लड़ेंगे। एक परमाणु संपन्न राष्ट्र व दूसरा परमाणु विहीन राष्ट्र के मध्य कौन सा करेगा? तो वहां जाहिर सी बात है कि परमाणु बम जिसके पास में होगा वो, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई हो जाए, तो पाकिस्तान के पास में तो न्यूक्लियर पावर है, वो उसके पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन बांग्लादेश के पास नहीं है, तो वो बांग्लादेश को कौन सी पावर, मतलब भयादोहन उसके अंदर उत्पन्न करेगा? तो जाहिर सी बात है वो तो बात बात पे परमाणु बम की धमकी देता है, इंडिया को भी देता रहता है, जबकि वो पता है इंडिया पास में है, लेकिन वो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। कोई धमकी देने से कुछ ऐसा थोड़ी ना, धमकी कोई दे देगा तो किसी के अंदर भी संचार हो जाएगा। तो ये विचार उन लोगों के थे, ऐसी सोच थी उन लोगों की, तो उन्होंने बोला है। तो अगला है, दो परमाणु विहीन राष्ट्रों के मध्य परंपरागत भयादोहन ही कार्य करेगा। तो देखिए, अगर दोनों के पास में परमाणु बम नहीं है तब भी जो है परंपरागत भयादोहन ही कार्य करेगा। देखिए सिंपल सी इसमें बात है कि जो नाभिकीय भयादोहन है या परमाणु भयादोहन है, तो वो जो है काम करेगा सिर्फ तभी जब एक व्यक्ति के पास में नाभिकीय पावर तो है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, तभी नाभिकीय भयादोहन जो है उत्पन्न होगा।
वरना सारी कंडीशन ऐसी हैं कि उसमें जो है परंपरागत भैया ही कार्य करेगा। दोस्तों अगला है नाभिकीय भैयादोहन की स्ट्रेटजी। इसमें आता है आपकी निवारक स्ट्रेटजी। जब केवल अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे तब वह इन हथियारों के बल पर किसी भी देश को धमकी दे सकता था और उसके देश के अंदर डर का संचार जो है होता, क्योंकि किसी और के पास में परमाणु हथियार उस टाइम नहीं थे। इसलिए अमेरिका की जो उस टाइम की स्ट्रेटजी थी वो थी निवारक स्ट्रेटजी। अगला है सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रेटजी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका में शीतकालीन जो है युद्ध है जो उस टाइम प्रभाव हो गया था प्रारंभ। रूस ने 1949 तक परमाणु बम बना लिया। यह वह दौर था जो दोनों देश अत्याधुनिक विनाशक हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए थे। इस समय अगर रूस अमेरिका की तरफ जो है हमले की थोड़ी भी कोशिश करता तो अमेरिका उसके विरुद्ध पूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ देता और इसी को सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रेटजी कहा गया। तो देखिए बात यूं है कि 1949 में रशिया ने टेस्ट तो कर लिया था परमाणु बम का, लेकिन वो इतनी बड़ी पावर में या इतनी बड़ी क्षमता में उसने जो है बमों का निर्माण नहीं करा था। लेकिन यूएस के पास में ऑलरेडी 5 साल पहले उसने बना लिया था, उसके पास इतनी क्षमता थी, तो वो एक बहाना ढूंढ रहा था कि अगर रशिया जो है मेरे सामने इतना पावरफुल होने की कोशिश कर भी रहा है, लगातार बम बनाने की कोशिश भी कर रहा है, तो क्यों ना अगर मैं इससे युद्ध लड़ूं तो परमाणु बम का प्रयोग करके, जैसे मैंने जापान की कमर तोड़ दी थी उसी तरह से। एक टाइम ऐसा था कि जापान पूरी एशिया पर जो है अपना कब्जा चाहता था, कब्जा जमाना चाहता था, तो जो है बाकी जो सारे देश है वो ये सारी चीज़ों से अपोज किया और बाद में फिर यूएस ने सोचा कि इसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा ये जो है कभी भी खड़ा ना हो सके। तो यही वजह थी उसकी, परमाणु बम का जो है प्रयोग किया गया। नागासाकी और हिरोशिमा में वो बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री एरिया थे वहाँ के उस टाइम के, और जो सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह जो प्रोडक्शन वगैरह हो रहा था वो उन दोनों जगह से हो रहा था। बहुत बड़े नगर थे उनके, तो दोनों को जो है अमेरिका ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और जापान ने जो है तुरंत ही सरेंडर कर दिया उसके बाद। तो सेम यही स्ट्रेटजी अपनाने की बात वो कर रहा था 5 साल बाद फिर से कि रशिया थोड़ी सी भी गलती करे तो मैं उसके खिलाफ पूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ दूं और सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रेटजी अपनाकर उसको पूरी तरह से समाप्त कर दूं। सामूहिक मतलब वही है कि समग्र युद्ध का जो सिद्धांत पहले दिया गया था वही अपनाना चाह रहा था नए रूप में, लेकिन कि किसी भी देश को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अगली जो स्ट्रेटजी आई वो आई क्रिमिक प्रतिरोध की स्ट्रेटजी। 1950 का दशक समाप्त होते होते रूस जो था अमेरिका के बराबर नाभिकीय और परंपरागत दोनों हथियारों में जो है बराबर आ गया। अब अमेरिका ने अपनी जो स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी बदली। उसने परमाणु हथियारों की जगह परंपरागत हथियारों के बीच जो है समन्वय लाके क्रमिक प्रतिरोध की स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई अब तो हम दोनों जो है न्यूक्लियर पावर हो गए हैं, अब लोग हम क्या है हम परंपरागत हथियार और न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनके बीच में जो है समन्वय बना के लड़ाई करेंगे या आगे की जो है स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्योंकि अब जो है पूर्ण परमाणु युद्ध यानी कि सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते। तो देखिए तीनों स्ट्रेटजी में बदलाव कैसे हुआ। एक टाइम ऐसा था कि वो जिसको बोल देता कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, वो अपने आप ही सामने वाला तो गिर जाता कि भाई इसके पास तो न्यूक्लियर पावर है ये दे। दूसरी फिर आई सामूहिक प्रतिकार की स्टडी, जब जो है एक देश ने तो जो है बड़े लेवल पर जो है तैयारी कर रखी है न्यूक्लियर वेपन की, लेकिन दूसरे देश ने सिर्फ इजाद ही किया है, वो ज्यादा प्रभावकारी नहीं हो सकता। इसमें भी दो स्टेज होती हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो रसिया उस टाइम 1 स्टेज था, जबकि यूएस ऑलरेडी 2 स्टेज न्यूक्लियर पावर का निर्माण बन चुका था, न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका था। तो यहां पर स्टेज का फर्क आ रहा था, इसलिए रशिया जो है पूरी तरह से सर नहीं उठा सकता उसके सामने। लेकिन बात आई क्रिमिक प्रतिरोध की स्ट्रेटजी की। अब ये चरण हो गया तीसरा। दोनों के पास में 2 स्टेज न्यूक्लियर पावर दोनों कंट्री बन चुके थे। अब दोनों को लगा कि अब हमें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों बराबर पर आ गए हैं। अब बात फिर से वो दोनों घूम के कहां जाते हैं, परंपरागत भयादोहन पर। तो आगे देखते हैं। अब बात आती है न्यूनतम प्रतिरोधकता की स्ट्रेटजी। भारत ने स्ट्रेटजी अपनाई है दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, और इस स्ट्रेटजी का जो सिद्धांत है वो है नो फर्स्ट अटैक। यानी कि भारत परमाणु हथियारों के प्रयोग की पहली पहल नहीं करेगा, परंतु अगर कोई देश भारत पर परमाणु बम से हमला करेगा तब भारत उसके खिलाफ जो है परमाणु हथियार का प्रयोग जरूर करेगा। अब देखिए इस स्ट्रेटजी को हम थोड़ा ये भी मान सकते हैं कि हम जो है पंचशील सिद्धांत वाले लोग हैं। हमने हमेशा विश्व में शांति की बात की है। महात्मा गांधी के द्वारा
अहिंसा का जो पार्ट पूरी दुनिया को हमने पढ़ाया। तो थोड़ा जो है चीजें हमारे सिद्धांतों में भी झलक के आती हैं। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है वो फर्स्ट अटैक की है। वो पहली बार में जो है जिसके खिलाफ चाहे, इसलिए वो बार बार बात करता भी रहता है कि जब मेरा मन करेगा तब तुम्हारे ऊपर बम फोड़ दूंगा मैं। तो उसकी फर्स्ट अटैक की है, हमारी नो फर्स्ट अटैक है। मतलब अगर देखा जाए तो लाहौर में और फिर दिल्ली में ज़्यादा दूरी तो नहीं है, वो शायद अटैक करेंगे तो हम उसको मुश्किल ही रोक भी नहीं पाएंगे। चाइना की पॉलिसी भी इस तरह की है, उसने तो खैर डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन पॉलिसी जो है उसकी ये अटैक वाली है। वो तो दूसरों की चीजें कैप्चर करता रहता है, तो अटैक नहीं करेगा, तो छोड़ देगा किसी को। तो यहाँ पर एशिया में जो है संतुलन, सारी घुमा फिरा के जो सारी चीजें आ जाती हैं वो संतुलन हमारे पास ही आ जाता है कि जो है सामने वाला कहते हैं कि एक अटैकर है तो दूसरा डिफेंडर है, तो वो सारा संतुलन स्थापित करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं, और हम लोग जो है न्यूट्रल होते हैं, कोई ना प्लस है ना माइनस है, तो दोनों का मिला जुला रूप जो है चलता रहता है। तो एशिया में जो सेंटर में पड़ गए हम, और अपनी जो हमने जो न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर हमारी पॉलिसी है वो हो गई नो फर्स्ट अटैक की। तो एक तो दो चीजें हैं इसकी, एक तो दुनिया में वाहवाही लूट लो कि भाई नहीं नहीं ये बहुत अच्छा देश है, इसकी सारी जो है पॉलिसी एकदम क्लियर रहती हैं। अगर इसको कहा जाए कि भाई तुम ये यूरेनियम ले लो तो इससे लाइट ही बनाएगा, ये बम बनाने की सोचेगा नहीं कभी भी। तो एक तो यहाँ फायदा हो जाता है कि एनपीटी साइन नहीं किया, कनाडा से भी ले लेते हैं, रसिया से भी ले लेते हैं और बाकी जगह से भी ले लेते हैं। यूरेनियम हमें हर जगह से मिल रहा है, एनपीटी पे हमने साइन नहीं किया। तो वो लोग, ये क्या है, ये विश्वास है दुनिया का, यूएस से भी ले लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है गलत नहीं करेगा, और तो इससे हमारी इमेज जो है दुनिया में अच्छी बनी हुई है। भाई पाकिस्तान अगर किसी से यूरेनियम मांग ले तो जो बाकी देश है वो सारे कान खड़े कर लेते हैं कि ये तो चोर आदमी है, इसको दे दिया तो ये पक्का बम बनाएगा ले जाके अपने यहाँ। लाइट की चिंता तो उसको है नहीं, लोग वैसे ही अंधेरे में रहते हैं, सबके जीवन में जो है वहाँ AK-47 ही जो ख्वाब रहता है लोगों का उसको लेके हाथ में घूमना, तो उसको तो मिलना नहीं, हमको मिल जाएगा। तो हमारी जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का फायदा है हमें कि नो फर्स्ट अटैक की पॉलिसी है हमारी, इसलिए जो है लोग विश्वास करते हैं हमारे ऊपर, हमको यूरेनियम दे देते हैं। भाई पाकिस्तान को वो लोग नहीं देंगे। दूसरा, जो हमारा, अब लूज फॉल की बात कर दी जाए तो अब इससे क्या दिखा है, हमारी राजनीतिक शक्ति क्या है, कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। एक पाकिस्तान जैसा देश, जिस पूरी दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती है कि इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सुरक्षित हैं भी या नहीं, ये ऐसे ही छोड़ दिया है, पता नहीं कोई आएगा और लूट के ले जाएगा उठा के, कहीं जाके अटैक कर देगा। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं जो हूं इतना पावरफुल हूं कि जब चाहूं तब परमाणु अटैक कर सकता हूं। लेकिन इंडिया के सामने कुछ भी नहीं, पाकिस्तान, उसके बावजूद हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट अटैक की है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस, अपने लोगों को या अपने को दिखा सकें वर्ल्ड में। तो ये यहाँ पर लूज फॉल भी कहा जा सकता है। एक जो है लाभ भी है तो आपको हानि भी हो रही है इससे। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, सेकंड पेपर जो होगा हमारा, इस पर मैं ज़्यादा उसको, क्योंकि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, हम लगातार कोशिश करते रहते हैं जो है P5 से बढ़ने के लिए, वहाँ पर जो है यूएन में अपनी सीट लेने के लिए एक सीट की लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन चाइना जब तक उस गेट के अंदर है, वो गेट कभी खोलने ही नहीं देगा उसको, हमें कभी आने अंदर देगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल जो पॉलिसी है उसमें कुछ खामियां हैं। तो सेकंड पेपर में ज़्यादा ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसमें थोड़ा कम है, एक समझाने का थोड़ा सा तरीका था। अगला है, इस तरह नाभिकीय वह्यादोहन की स्ट्रेटजी जो है शीत युद्ध काल में जो है प्रारंभ हुई थी, उसके बाद में 1970 तक जाते जाते जब दोनों ने जो है कर ली, दोनों ने नाभिकीय और परंपरागत दोनों रूप से हथियारों को जो है ईजाद अच्छे से कर लिया, बढ़िया से इन दोनों के पास अच्छे हथियार हो गए। उसके बाद उन्होंने जोड़ दिया कि हम लोग को जो है प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुनिया का विनाश हो जाएगा हमारी लड़ाई के चक्कर में। और ये सही भी था, क्योंकि अगर दोनों परमाणु से अटैक करते तो जाहिर सी बात है एक ही जगह थोड़ी ना रहता युद्ध, बाकी जगह फैलता चला जाता, तो दुनिया का जो है विनाश हो जाता। इसलिए से जो है थोड़ा सा फायदा हुआ था उस टाइम न्यूक्लियर बम का, जो है दुनिया ने देखा कि ये बहुत भयानक होता है। तो यहाँ पर जो अगला एक विश्व युद्ध होने से था वो बच गया। दोस्तों, हम नाभिकीय वह्यादोहन की सीमा को देखते हैं। तो शीत युद्ध काल में नाभिकीय हथियारों की वजह से जो हुआ कि विश्व में शांति तो स्थापित हो गई, परंतु शीत युद्ध काल के बाद में विश्व शांति के लिए राष्ट्र राज्यों से खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में वैश्विक आतंकवाद जो 1990s के टाइम से जो है इंटरनेशनल लेवल पर उभर के आने लगा, और इसके खिलाफ जो है
नाभिकीय हथियार जो थे वो एकदम से पंगु हो गए, वो कामयाब इसके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो यूएस एक जो है न्यूक्लियर पावर है, उसके बावजूद भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने से वो नहीं रोक पाया। बिन लादेन ने उसके खिलाफ जो है अटैक करवाया वो, और वो उसमें सक्सेस भी हो गया। तो एक वर्ड्स अगर हम बोलते हैं कि नाभिकीय बम मानव बम को डरा नहीं सकता, ये नाभिकीय वेधों की सीमा है। अमेरिका के अलावा जब रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे देशों ने परमाणु हथियारों को प्राप्त कर लिया तो इन हथियारों में साम्यवस्था की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई, क्योंकि इनके भयानक स्वरूप को देखते हुए दुनिया ने समझ लिया कि भविष्य में इन हथियारों का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता, तथा अब ये हथियार भयादोन उत्पन्न करने में असफल हो गए हैं। तो ये भी एक तरह से सीमा हो गई। जैसे मान लीजिए पहले यूएस के पास में था, वो रशिया को धमकी देता था हर तीसरे दिन, तो रशिया डर जाता था कि भाई इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हमारे पास नहीं है, अटैक कर दिया तो हमारा क्या होगा। लेकिन उसके बाद में हल्के हल्के सारे देशों ने इजाद, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, चीन ने और रूस ने, सबने इजाद कर लिया। अब यूएस किसको धमकी देगा? अब वो धमकी देगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर संचार, क्योंकि वो खुद कहेगा मेरे पास भी है, आप अटैक करोगे तो मैं भी अटैक कर दूंगा आपके ऊपर। तो यहां पर ये क्या हुआ, दोनों में टकराव हो गया और दोनों क्या संतुलन हो गया, संतुलन हो गया, यानी कि साम्यावस्था की जो है स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जो ये हथियार हैं उतने कारगर नहीं है जितने कि ये 1950s के टाइम में थे। तो यहां पर एक तरह से ये जो है नाभिकीय वहदोन की जो है एक तरह से ये दूसरी सीमा हो गई। दोस्तों दो विचारक कहते हैं, इनका नाम है हरकाबी और व्यूफ्रे, कि नाभिकीय हथियारों को विश्व शांति के लिए प्रासंगिक बनाने के उपाय क्या क्या हैं। तो इन लोगों ने उपाय बताए हैं कि भाई ये उपाय होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्यों होने चाहिए। तो हरकाबी और व्यूफ्रे जैसे विचारकों का कहना है यदि नाभिकीय हथियारों के संदर्भ में इस तरह की साम्यावस्था की स्थिति बनी रहती है तो इन हथियारों से जो लाभ मानवता को मिलना चाहिए वह कभी नहीं मिलेगा, और नाभिकीय हथियार जो होते हैं वो विश्व शांति स्थापना के लिए अच्छे विकल्प हैं, जैसा शीत युद्ध काल में उन्होंने करके दिखाया। अतः इस तरह की साम्यावस्था है उसकी समाप्त होनी चाहिए, और साम्यता स्थिति को समाप्त करने के लिए इन हथियारों का सीमित स्तर पर समरतांत्रिक प्रयोग होते रहना चाहिए, क्योंकि सीमित स्तर पर प्रयोग होते रहने पर ही हथियार नाभिकीय भयादोहन जो है उत्पन्न करने में सफल होंगे। तो सिंपल से अगर हम समझें तो हरकाबी व्यूफ्रे का कहना यही है कि चूंकि आज जो है कोई भी देश जो है विश्वास करता है कि भाई कोई दूसरा देश किसी के खिलाफ में परमाणु युद्ध जो है नहीं छेड़ेगा, उसके खिलाफ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि वो भी मेरे ऊपर कर सकता है। तब ये कहते हैं कि इस तरह से जो है ये मतलब जो शांति का उपाय के रूप में एक हमें इसको लिया था, उस टाइम बोला था हम लोगों ने कि शीत युद्ध काल में कि ये शांति का अच्छा उपाय मतलब हो सकता है, लेकिन अब तो ये यहाँ से कोई डरने वाला है नहीं, डर का संचार ही नहीं होता किसी के दूसरे के अंदर। तब ये कहते हैं कि छोटे छोटे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाइए आप, जिसमें जो है सीमित स्तर पर इसका जो है प्रयोग जो है जगह जगह पर करता जाए, जिससे लोगों को प्रभावी नजर आए, तो लोगों को थोड़ा डर भी समझ में आए कि इसका जो मतलब इस तरह से इतना छोटा बम बनाएं आप लोग या प्रयोग में लाएं कि उसकी जो रेंज है वो मुश्किल से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में इफेक्टिव रहे, उससे ज्यादा बड़े एक मार्जिन जो एरिया है उसमें ज्यादा इफेक्टिव वो ना रहे। तो इस तरह के आप थोड़े जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाइए और उनका प्रयोग जो है लगातार करिए, जिससे जो है नाभिकीय वहदोहन दूसरे देशों में उत्पन्न किया जा सके। दोस्तों हरकाबी कहते हैं कि विश्व शांति सतत परमाणु तैयारी में है, मतलब आप विश्व में शांति करना चाहते हैं तब आप जो है परमाणु जो बम है उनको जो है निर्माण करते रहिए, छोटे छोटे बनाते रहिए और उनका प्रयोग करते रहिए, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। व्यूफ्रे भी सुझाव देते हैं कि हथियार तभी भयादोहन उत्पन्न कर पाएंगे जब इन हथियारों से द्वितीय प्रहारक क्षमता का विकास किया जाए, लेकिन प्रथम प्रहारक क्षमता का विकास भी जरूरी है, क्योंकि प्रथम प्रहारक क्षमता से ही द्वितीय प्रहारक क्षमता को नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए यहां आप स्टेज वाइज समझिए, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज अटैक की। तो दो स्टेज हो गई, मान लीजिए ए स्टेज और एक हो गई और दूसरी हो गई बी स्टेज, ठीक है। अब इंडिया के पास दोनों स्टेज हैं, ए भी है बी भी है, लेकिन वहीं पर बात आ जाती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है हमारी जो फर्स्ट अटैक होगा ए उसको नहीं झेल पाएगा, उसी में कहानी खत्म हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम जो है उसका एक अटैक तो हम झेल लेंगे, लेकिन हमारे पास दूसरी पावर बचेगी उसके ऊपर दूसरा अटैक करने की, ठीक है।
तो पाकिस्तान जो है एक ही अटैक में कहानी खत्म हो जाएगी। हमारे पास टू अटैक स्ट्रेटजी या टू अटैक स्टेज हमारे पास में है। लेकिन अगर वहीं हम लोग रिलेट करेंगे चाइना के साथ में अपने देश को, तब हमारे पास में चाइना के मुकाबले जो है न्यूक्लियर पावर इतनी हमारे पास नहीं है। उसके मुकाबले हम अगर रिलेट करेंगे अपने आप को, तो हमारी जो स्टेज है वो सिर्फ एक है, जबकि चाइना के पास टू स्टेज हो जाएगी। हम चाइना के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारा एक फर्स्ट स्टेज होगा ए, और उसके बाद हमारी पावर खत्म। लेकिन अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो जो है हम करेंगे तो उसके पास जो है ए, उसकी एक पावर तो हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन चाइना की दूसरी पावर हम खत्म नहीं कर सकते। इसके बाद चाइना जो है हमारे ऊपर दोबारा से अटैक करके हमारी पावर को खत्म कर सकता है। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री को, ठीक है। जैसे हमने रिलेट किया अपने आप को पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान के पास नहीं है इतनी पावर कि हमारे दूसरे अटैक को झेल सके, लेकिन वही चीज हमारे पास इतनी पावर नहीं कि हम चाइना के दूसरे अटैक को झेल सकें। तो देश के साथ में जो है बदलाव हो जाता है इन स्टेज का। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आ जाती है प्रतिबल और प्रतिनगर स्ट्रेटजी। तो प्रतिबल देखते हैं हम। प्रतिबल स्ट्रेटजी जो होती है, इसके अंतर्गत ऐसी परमाणु क्षमता का विकास करना होगा जिसे दुश्मन की परमाणु क्षमता को प्रथम प्रहार में ही नष्ट किया जा सके। हमारे पास जो है जो द्वितीय प्रहारक क्षमता वाली बात होती है, तो उसमें एक होता है प्रतिबल स्ट्रेटजी, दूसरी होता है प्रतिनगर स्ट्रेटजी। तो पहली जो होता है कि हमने पहली बार अटैक किया, ठीक है, और उसके बाद में जो दुश्मन हमारा था उसके जो है परमाणु जो क्षमता थी उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया, ये फर्स्ट अटैक में हमारा। तो ये हुआ प्रतिबल स्ट्रेटजी। मतलब बल से बल टकराने के वाले उन्होंने बोला है प्रतिबल, मतलब उनकी पावर को हमने अपनी पावर से नष्ट कर दिया। वो हमारे खिलाफ जो है परमाणु बम का यूज वो लोग नहीं कर सकते। पहली बार में ही हमने उनकी पावर समाप्त कर दी, न्यूक्लियर पावर समाप्त कर दी। दूसरा है प्रतिनगर स्ट्रेटजी। इसके अंतर्गत ऐसी परमाणु क्षमता का विकास करना होगा जिससे दुश्मन के जनसंख्या का जो घनत्व होगा, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में यूएस ने किया था, और औद्योगिक केंद्र होंगे, ठीक है, उनको निशाना बना के जो है उनको एकदम से समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये दो स्ट्रेटजी अपनाने की बात करते हैं द्वितीय प्रहार क्षमता में। दोस्तों हम समीक्षा करते हैं तो आज के मानवतावादी युग में हरकाबी और विफ्रिक इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता, परमाणु हथियार कभी भी विश्व शांति के अच्छे विकल्प नहीं हो सकते। आतंक पर स्थापित शांति एक मौन अशांति ही होती है, ये कभी विस्फोटक हो सकती है, इसलिए मानवता के लिए कभी भी ये नैतिक नहीं हो सकते। कई संगठनों का इंटरनेशनल लेवल पर निर्माण किया गया है जो नाभिकीय हथियारों के अप्रसार जो होता रहता है उन पर नजर रखते हैं, और अगर हमें विकल्प देखने की बात है कि नाभिकीय भयोत्पादन के, तो उसके लिए जो अच्छा विकल्प है निशस्त्रीकरण जो है एक अच्छा विकल्प है, हम उसको अपना सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हरकाबी की। तो हरकाबी इजराइलियन है, और इनकी जो परिभाषा दी है हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। कहते हैं कि धमकी को क्रियान्वित किए बिना ही कार्य सिद्ध करा लेना ही भयादोहन या प्रतिरोधकता है। हरकाबी ने ये बात कही थी, ये परिभाषा है, हम लोग यूज करते हैं। इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों हरकाबी अपनी फिर वही बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं जिस राष्ट्र को धमकी दी जाती है वह धमकी पाने के बाद लाभ और हानि पर तुलनात्मक विचार करता है, इसके बाद ही धमकी पर कोई प्रतिक्रिया अपनी देता है। यदि धमकी परमाणु राष्ट्र द्वारा दी गई है या परमाणु हथियार के प्रयोग पर दी गई है, तो धमकी पाने वाला धमकी देने वाले के खिलाफ किसी कार्रवाई की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा। इस प्रकार नाभिकीय प्रतिरोधकता निश्चित तौर पर युद्ध रोकने में कामयाब हो जाएगी। इस तरह हरकाबी के अनुसार परमाणु प्रतिरोधकता विश्व शांति स्थापित करने का एक अच्छा विकल्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ दिनों तक परमाणु हथियारों पर अमेरिका का अधिकार हुआ था उस टाइम, और उस समय वह किसी देश को धमकी दे सकता था। परंतु कुछ समय बाद जब रूस ने अमेरिका की बराबरी प्राप्त कर ली, तो दोनों के बीच आतंक का संतुलन जो है स्थापित हो गया। कहा जाए तो दोनों देशों ने यह समझ लिया कि यदि प्रत्यक्ष युद्ध हम दोनों के बीच में हुआ तो ना तो कोई जीतेगा और ना कोई हारेगा। तो दोनों की इसी समझदारी से विश्व शांति जो है उस टाइम स्थापित हुई। हरकाबी कहते हैं आज दुनिया में परमाणु हथियारों का प्रसार कई देशों तक हो गया, ये मानवता के हित में है क्योंकि इससे शांति स्थापना में मदद मिलेगी। इनके विनाशक स्वरूप को भविष्य
जो इनके विनाश जो स्वरूप इनका था उसको देखकर भविष्य में कोई देश इनके प्रयोग की हिम्मत कभी नहीं करेगा। तो टोटली अगर जो हम बात हरकावी की जाने जो वो कहना चाहते हैं, तो बात करते हैं वो विश्व युद्ध से लेके अब तक की, कि भाई परमाणु बम का जब पहले अमेरिका के पास में था तो जो है दूसरे देशों को धमकी देता था, और जो है उसकी धमकी का जो है संचार दूसरे देशों के अंदर होता था। बाद में रशिया ने उसका जो है इजाद कर लिया, तो उसके बाद क्या है, उनके दोनों के बीच में आतंक का संतुलन स्थापित हो गया। शीतकालीन जो युद्ध था वो टल गया, युद्ध नहीं हुआ, और उसके बाद में जो है एक विश्व शांति स्थापित हुई। तो कहते हैं जिस तरह से रशिया ने और अमेरिका ने एक समझदारी का परिचय दिया विश्व शांति स्थापित करने में, कि भाई प्रत्यक्ष युद्ध हम लोग अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, करेंगे तो दुनिया का विनाश ही होगा। तो उसी तरह से कहते हैं कि हल्के हल्के अब क्या हो रहा है कि दुनिया के बाकी देशों में न्यूक्लियर पावर जो है कंट्री बनते चले जा रहे हैं। इससे क्या हो, ये मानवता के एकदम हित में है, क्योंकि इसकी डर की वजह से क्या होगा, युद्ध नहीं होगा, युद्ध प्रतिरोधित होते रहेंगे लगातार। तो ये बताते हैं मानवता के लिए और विश्व शांति स्थापन के लिए ये बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छा है। तो ये टोटल था हरकावी का कहना। दोस्तों हरकावी के अनुसार विश्व शांति सतत परमाणु तैयारी में है। इसी क्रम में वे कहते हैं हथियारों में सामर्थ्यता स्थापित ना हो, इसलिए समय समय पर समरतांत्रिक प्रयोग करने जाने चाहिए। तो कहते हैं कि आपको शांति जो है लगातार बनाए रखनी है, तो इसके लिए क्या है, समय समय पर समरतांत्रिक प्रयोग इसका होते रहना चाहिए। छोटे मिलिट्री इक्विपमेंट्स आप बनाइए और इनका प्रयोग कीजिए, ताकि दूसरे देशों को इनका, जिन लोगों ने भयानक स्वरूप देखा है वो तो पहले डरे हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको और डराओ। तो इनका ये कहना था, जो आज के टाइम में तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही नहीं है। कुल मिलाकर हरकावी की बात को देखा जाए तो परमाणु युग में स्थापित शांति जो है युद्ध की तैयारी की शांति है। आज दुनिया में इसलिए कोई युद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि इन राष्ट्रों ने हथियारों के विनाश स्वरूप को देखा है, और अतः लास्ट में कह सकते हैं कि परमाणु प्रतिरोधकता विश्व शांति हेतु वरदान है। तो कहते हैं कि युद्ध को जो रोकना है तो वो आप परमाणु बम के से डरा कर ही आप जो है युद्ध को रोक सकते हैं। तो ऐसा इनका मानना था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं फ्रेंच जनरल व्यूफ्रे को। इनकी पुस्तक थी डिफेंस एंड स्ट्रेटजी, और इनके अनुसार धमकी के बल पर शत्रु के द्वारा लिए गए युद्ध के निर्णय को रोक देना ही प्रतिरोधकता या भयादोहन होता है। यह परिभाषा है इनके द्वारा दी गई भयादोहन की। तो आप इसको याद रखिए, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि धमकी के बल पर शत्रु के द्वारा लिए गए युद्ध के निर्णय को रोक देना ही प्रतिरोधकता या भयादोहन होता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जनरल व्यूफ्रे ने वही बातें कही हैं जो हरकावी कहता था। कुछ जगह सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70% आपको वही चीजें घुमा फिरा के मिल जाएंगी। तो व्यूफ्रे का कहना है कि आज परमाणु भयादोहन की स्थिति संदेहास्पद हो गई है, क्योंकि 1945 के बाद इन हथियारों का कभी प्रयोग ही नहीं हुआ। इनके विनाशक स्वरूप को देखते हुए दुनिया जान चुकी है कि इनका प्रयोग नहीं, दोबारा कभी नहीं होगा। इस तरह विश्व जनमत भी जो है इन हथियारों के विरुद्ध हो गया है। इनके अनुसार यदि हथियारों का व्यवहारिक प्रयोग नहीं किया गया तो नाभिकीय प्रतिरोधकता के सिद्धांत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ऐसे में इन हथियारों के जो लाभ मानवता को मिलने चाहिए वह नहीं मिलेंगे। वह कहते हैं कि परमाणु युद्ध कर्म को व्यवहारिक बनाना होगा। आज परमाणु हथियारों के प्रयोग में जो साम्यवस्था आ गई है उसे तोड़ना होगा अगर विश्व शांति स्थापित करनी है। तो सेम वही बात जो हरकावी कहते हैं वही जनरल व्यूफ्रे कहते हैं कि जो साम्यवस्था आ गई है उसको तोड़िए, छोटे छोटे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाइए, उनका लगातार प्रयोग आप करते रहिए। इनका भी सेम यही है कि आप जो है साम्यवस्था आ गई है इसको तोड़िए, मानवता को जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी जब आप आंसर राइट करें तो टेंशन ना लें। नाम जब पूछा जाए जनरल व्यूफ्रे हरकावी हो, जो उन्होंने विचार दिए हैं कि भाई ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद से जो है वो भी कहते हैं कि विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद से आज तक यूज ही नहीं किया गया, मानवता को लाभ ही नहीं हो रहा है, नाभिकीय प्रतिरोधक जो सिद्धांत है वो खतरे में है। तो इन दोनों का एक ही कहना था। आगे देखते हैं दोस्तों, परमाणु स्थिरता को तोड़ने के लिए व्यूफ्रे ने जो है दो विचार दिए हैं। वो कहते हैं इन हथियारों का सीमित स्तर पर समय समय पर समर्थांतरिक प्रयोग होता रहना चाहिए। सेम बात है, हरकावी यही बोलते हैं। द्वितीय प्रहारक क्षमता का विकास करना परमाणु भयादोहन का आधार होता है। अब द्वितीय प्रहारक क्षमता मैंने जैसे बताया था आपको, फर्स्ट स्टेज अटैक और सेकंड स्टेज अटैक। तो जो हमारे पास में है
अगर हम रिलेट करेंगे पाकिस्तान से तो हमारे पास 2 स्टेट अटैक है, लेकिन भाई जब हम चाइना से रिलेट करेंगे तो हमारे पास 1 स्टेट अटैक जो है पावर रह जाती है। आगे कहते हैं विफ्रे कि जब अमेरिका रूस के बीच हथियारों की समतुलना स्थापित हो गई तो रूस ने नाभिकीय भयोत्पादन उत्पन्न करने के लिए प्रतिबल नगर स्ट्रेटजी का निर्माण किया। इस तरह व्यूफ्रे का यही निष्कर्ष है कि परमाणु शक्तियों की संख्या में वृद्धि विश्व शांति के लिए खतरा नहीं है, ये एक वरदान है। तो वहीं पर पहुंच जाते हैं हम फिर से हरकावी वाली बातों पे, जो जहां से हरकावी ने अपनी बात शुरू करी है वहीं पर कुछ हद तक जो है व्यूफ्रे भी लास्ट में पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों बात आती है हेनरी किसिंजर की। अमेरिका के विदेश मंत्री थे ये। इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने विचार दिए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी, ये इनकी बुक है। और परमाणु हथियारों के विध्वंसक स्वरूप को देखते हुए वह इन्हें विश्व शांति के लिए बहुत घातक मानते हैं। इन्होंने जो अपने विचार दिए उनको हम आगे पढ़ते हैं। परमाणु बमों को विश्व शांति के लिए घातक मानने के बावजूद अमेरिका को उसके विकास की सलाह किसिंजर देते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका इसका विकास नहीं करेगा तो ये रूस के लिए एक प्रकार की छूट हो जाएगी। इसलिए रूस के विरुद्ध भयोत्पादन उत्पन्न करने के लिए किसिंजर क्रमिक प्रतिरोध की स्ट्रेटजी प्रस्तावित करते हैं। इस स्ट्रेटजी में परंपरागत और नाभिकीय हथियारों में समन्वय स्थापित किया जाता है। वह कहते हैं कि छोटे छोटे परमाणु हथियार बनाकर समय समय पर सीमित स्तर पर इनका प्रयोग होते रहना चाहिए। तो बात फिर से वही आंद्रे व्यूफ्रे और किसिंजर की आ जाती है। जो बात वो कहते हैं उन्हीं की बात पे घुमा फिरा के ये भी आ सकते हैं। पहले कहते हैं विश्व शांति के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है, बाद में कहते हैं हमें कम से कम क्रमिक जो उसकी स्ट्रेटजी है, क्रमिक प्रतिरोध की स्ट्रेटजी है, उसको अपनाना चाहिए। और हमको परंपरागत और नाभिकीय जो भयोत्पादन के जो नाभिकीय हथियार हमारे पास हैं उनके बीच में समन्वय जो है स्थापित करके रूस के विरुद्ध जो है भयोत्पादन उत्पन्न करना चाहिए। और बाद में फिर वही बात कहते हैं उनके तरह छोटे छोटे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाइए और उनका जो है समय समय पर प्रयोग आप करते रहना चाहिए डराने के लिए दूसरे देश को। किसिंजर का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। वह कहते हैं जितने शक्तिशाली हम आज हैं पहले कभी नहीं थे, लेकिन जितने विवश हम आज हैं उतने विवश हम कभी नहीं थे, क्योंकि शक्तिशाली होने के बावजूद भी हम अपनी शक्ति का प्रयोग अब नहीं कर सकते। अंत में किसिंजर कहते हैं कि विश्व व्यवस्था के रणनीतिकारों को विश्व शांति के लिए भयोत्पादन के स्थान पर दूसरे विकल्प पर विचार करना होगा और विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा आदि भयोत्पादन से बेहतर विकल्प जो है हो सकते हैं। हार्ट परमाणु हथियारों के विरोधी हैं क्योंकि ये विनाश के हथियार हैं, विश्व शांति के दुश्मन हैं, ऐसा इनका स्टार्टिंग में मानना है। बाद में इनकी भी सोच बदल जाएगी। परमाणु हथियार के विरोधी होने के बावजूद भी हार्ट अमेरिका को हाइड्रोजन बम के विकास की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका इनका विकास नहीं करेगा तो इसका विकास रूसी विस्तार को नहीं रोक पाएगा। किसिंजर की तरह हार्ट भी छोटे छोटे आणविक हथियारों के विकास के पक्ष में है, क्योंकि ऐसे हथियारों का सीमित स्तर पर समर्थांतक प्रयोग किया जा सकता है। दरअसल हार्ट इस परमाणु युग में समग्र युद्ध से डरते हैं, क्योंकि अगर समग्र युद्ध हुआ तो दुनिया का जो विनाश है वो निश्चित है। वह आगे कहते हैं कि आज ऐसे वायुयानों का विकास हो चुका है जो मिनटों में कहीं भी जाकर परमाणु हथियारों का प्रक्षेपण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज सेना का केंद्रीकरण खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक स्थान पर केंद्रीय सेना का सफाया इन हथियारों से आसानी से किया जा सकता है। अतः जरूरी हो गया है कि हम सेना का विकेंद्रीकरण करें। सेना के विकेंद्रीकरण करने के संदर्भ में हार्ट एक मधुमक्खियों की स्ट्रेटजी का सुझाव देते हैं। कहते हैं कि जैसे मधुमक्खियां चारों ओर से तेजी से आकर अपना लक्ष्य भेजती हैं और काम पूरा हो जाने के बाद उतनी ही तेजी से चारों तरफ छिटक जाती हैं। अतः परमाणु सुरक्षा के लिए हमारी सेना को इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हार्ट कहते हैं यदि विश्व शांति चाहते हो तो इतिहास को समझो। विश्व शांति के लिए हमें विरोधी के विरुद्ध तुलनात्मक शक्ति इकट्ठा करनी होगी। हार्ट कहते हैं कि अपना संयम और धैर्य हमेशा बनाकर रखना चाहिए। अपने दुश्मन के प्रति वही व्यवहार करो जो तुम अपने प्रति चाहते हो। अपनी जीत को लेकर कभी आश्वस्त नहीं होना चाहिए। तो यूएस के लिए हार्ट की इंपॉर्टेंस ये थी। परमाणु बम के बाद हाइड्रोजन बम के निर्माण के लिए इन्होंने जो है
उत्साहित किया था, उनको सुझाव दिया था कि आप जो है इसका निर्माण करिए, क्योंकि इसके बिना आप जो है रशियन विस्तार को या रूस के विस्तार को आप नहीं रोक सकते। आप इसका इजाद नहीं करेंगे तो रूस इसका इजाद कर लेगा। वह जो है घातक भी मानते हैं परमाणु बम को दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए, लेकिन बाद में क्या है वो लाभदायक बताते हैं कि जो है इससे मानवता के लिए हम जो है युद्ध को हम जो है टाल सकते हैं, और समय समय के इनके प्रयोग से हम जो है भयादोहन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। साथ में वो एक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी जो सेना है उसका जो है केंद्रीकरण नहीं करना चाहिए, विकेंद्रीकृत रखनी चाहिए अपनी सेना को, जिससे जो हमारे ऊपर अगर पूर्ण अटैक जो है दुश्मन करे भी तो हमारी कुछ जो क्षमता है, सैनिक क्षमता है हमारी, वो बची रहे, जिससे हम जो है दोबारा उस देश के ऊपर अटैक कर सकें। तो जैसे एग्जाम्पल दिया था मधुमक्खी का, तो लास्टली उनकी जो बात आती है वो यही आती है कि विश्व शांति चाहते हो तो इतिहास को समझो, और विश्व शांति के लिए हमें विरोधी के विरुद्ध, जैसे उन्होंने कहा था कि हमें क्रमिक प्रतिबल की स्ट्रेटेजी जो है अपनानी चाहिए, और उसके लिए हमको नाभिकीय और परंपरागत दोनों जो हथियार हैं हमारे जो दूसरे देश के साथ में, उसको समतुल बनाना चाहिए। तो यहीं पे इनकी बात खत्म होती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ शेयर करते रहिए मेरी वीडियोस को। और हमारी 1-2 क्लासें अभी और चलेंगी, उसके बाद डिफेंस का जो है हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं जो है अब सोच रहा हूँ कि मैं पवेट पे वीडियोस जो है अपने डालना शुरू करूँ, तो उसकी मैं तैयारी में हूँ। और साथ में है कि जो सेकंड पेपर होगा उसमें जो है थोड़ा टाइम लग सकता है सेकंड पेपर को अपलोड करने में। अभी एग्ज़ाम की इस तरह की कोई डेट भी नहीं आ रही है, तो हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। जैसे आज के पेपर में आया है कि सीबीआई जांच होगी, तो अगर ऐसा होता है कुछ तो जो है थोड़ा टाइम लगेगा और अभी आने में, तो हमारे पास इनफ टाइम है अभी, और मैं जो है कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जो है जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने का। फिलहाल हमारा टारगेट था कि हम फर्स्ट पेपर को जो है ख़त्म कर सकें, तो हम अब 2-3 वीडियो में जो है हम पूरी तरह से इसको फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।